हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। उसी संबंध में यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा की परीक्षा है उसके हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं और उसमें हम जो ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक है 12 प्रैक्टिस सेट की उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं इसका प्रैक्टिस सेट 1 डाल चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर देख लीजिए, वो आपकी तैयारी में काफी आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम पिछले 22 साल के पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न आए हैं घटना चक्र बुक से, वो मैं वहां पर एज अ क्विज पोस्ट कर रहा हूं, जो आपकी तैयारी में आपको काफी मदद करेगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। इसमें 100 प्रश्न है। पहला, मानव और वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों के नुकसान के लिए किस योजना के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि 2016 में शुरू की गई थी, उसके तहत ये बेसिकली प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, सन भी याद रखिएगा, पूछ लेता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, या वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तीसरा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में अपराधों की पहचान और विविध धाराएं हैं? तो जो अपराधों की पहचान और विविध धाराएं हैं ये आपके चैप्टर 6 में है, ऑप्शन डी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1940 में की गई। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, तो लेटराइट मिट्टियां कहां पर ज्यादा पाई जाती हैं? जो मालाबार तटीय प्रदेश है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी, ऑप्शन ए। छठा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो लोहे का अतिरेक होने के कारण कौन सा प्रारूप आपका अनुर्वर होता जा रहा है? ये बेसिकली लेटराइट मिट्टी जो है ये इसके कारण अनुर्वर या इनफर्टाइल होती जा रही है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु कार्बन टैक्स लगाता है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था? तो कौन से साल को जैव विविधता वर्ष घोषित किया था? 2010 को। और एक चीज और बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही 2011 से 2020 का जो दशक था इसको जैव विविधता का दशक घोषित किया था और 2010 को इसने जैव विविधता का ईयर घोषित किया था। अभी जो हमारा चल रहा है 2000 मैंने डाला था 21 से 30 तक, ये कौन सा दशक है? कल मैंने इसका क्विज डाला है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी आपका पारितंत्र के संरक्षण का दशक ये चल रहा है, इसको आप याद रखिएगा, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का ये दशक है। नवा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? 2008 में ये लॉन्च की गई है। NAPCC इसको बोला जाता है, यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। और इसमें कौन सा शामिल नहीं है? नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। टोटल इसमें 8 मिशन है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी, 2008 में लॉन्च किया था और 8 ही इसमें मिशन है। 10वां देखते हैं, कौन सी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की समस्या है? दो तरह के पारिस्थितिकी तंत्र आपके इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय इकोसिस्टम, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम या जलीय इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की समस्या आपकी इसमें से क्या है? तो अगर आप सही से पढ़ेंगे तो देखिए, वनाग्नि भी हमारे यहाँ होती है, वनोन्मूलन भी होता है और झूम कृषि, तो ये सारी ही इसकी समस्याएं हैं। वनाग्नि तो देखिए अभी हाल ही में 1 या 2 दिन पहले न्यूज में है, उड़ीसा के जंगलों में बहुत भयानक आग लगी हुई है, तो ये काफी रिसेंटली आपका न्यूज में है। 11वां, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, ठीक है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, ठीक है। वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो एक तरह से अगर हम ऑप्शन देखते हैं इसके ऊपर, तो इसमें जो ऑप्शन 2 और 3 है हमारे, ठीक है, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो सामाजिक वानिकी वाला, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी तक 3 हमारी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना आ चुकी है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपका दुर्लभ
और लुप्त प्राय वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना, ताकि इनकी जो संख्या है वो ना घटे और वो स्टेबल रहे या फिर बढ़े। तो कौन कौन सी आई हैं? एक तो 1983 में आई थी 2001 तक, फिर 2001 से 2016 तक, और हमारी तीसरी वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 2031 तक के लिए बनाई गई है। इसके मुख्य दो कार्य हैं। पहला, जो 2001 से 2016 वाली वन्यजीव कार्य योजना थी, दूसरी उसकी समीक्षा करना, और इसके अलावा 2017 से 2031 तक के लिए रोड मैप तैयार करना, यानी आगे आप किस तरीके से इन वन्यजीवों का संरक्षण करेंगे उसकी बात इसमें की गई है। 13वां, वृक्षारोपण हेतु हम पौधों की व्यवस्था किस तरह से करते हैं? तो वृक्षारोपण हेतु हम पौधों की व्यवस्था शासकीय रोपड़ी द्वारा और स्वयं की रोपड़ी बनाकर दोनों तरीके से करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 14वां, मक्के की खेती की जा सकती है, यह भी रिपीटेड प्रश्न है, पूरे साल भर इसकी खेती की जा सकती है, ऑप्शन डी। बॉरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी को पता है नॉर्मन बॉरलॉग, जिसे आप ग्लोबल लेवल पर हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? एग्रीकल्चर साइंस के क्षेत्र में ये दिया जाता है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ती रहती है? तो कौन छोड़ते हैं वाष्प के रूप में? तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, इसमें देखिए पोर्स बने रहते हैं जिसको आप स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। इसके तहत यहाँ पर आप पर्सपिरेशन इनमें होता रहता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है, जिसके कारण जो मॉइस्चर है, अगर आप सुबह भी देखिए, उठ के देखेंगे सर्दियों में, तो आपको बूंदे भी वहां पर दिखाई देंगी इनकी पत्तियों पर। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। किस वन क्षेत्र में पशु चारागाहों में व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश अथवा लकड़ियां लेने की अनुमति आपकी बिल्कुल नहीं होती? तो मैंने आपको 3 कैटेगरी फॉरेस्ट की बताई थी, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, कंजर्व्ड फॉरेस्ट और आपका विलेज फॉरेस्ट। तो देखिए, जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो आरक्षित वनों में आपको लकड़ियां और चराने वगैरह की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो 17वें का क्या होगा? ऑप्शन ए। 18वां, आदिवासियों और अधिकारियों के बीच संघर्ष को कौन कम करता है? आपके जो भूमि रिकॉर्ड्स होते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, ये इसको कम करने में काफी हेल्प करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी एक्ट कब पारित हुआ, जिसको आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बोलते हो, FRA लिखते हैं इसको शॉर्ट में? 2006 में ये पारित हुआ है, ऑप्शन बी। अगर हम 20वें का देखेंगे, ऑप्शन बी। किसका उपयोग लिनोलियम, स्याही, पेंट आदि बनाने में किया जाता है? तो इसमें से किसका उपयोग इसमें किया जाता है? तो रेजिन जो होता है, इसका उपयोग इसको बनाने में किया जाता है। ये हमने जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाला चैप्टर है, उसमें ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। वन निपटान कार्यालय का कौन वन अधिकारी होता है? तो जो वन बंदोबस्त अधिकारी होता है, ऑप्शन सी, ठीक है, ये आपका वन निपटान कार्यालय का अधिकारी होता है। तो 22वें का होगा ऑप्शन सी। 23वां देखते हैं, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए जाने जाते हैं? दोनों आपके ये टाइगर रिजर्व हैं और ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, बाघ, टाइगर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो सिनकोना का जो पेड़ है वो आपको कहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा? छत्तीसगढ़ में आपको सिनकोना देखने के लिए नहीं मिलेगा। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बन्नेरघट्टा आपके बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है, और बन्नेरघट्टा में ही हमारा भारत का पहला तितली उद्यान भी है, ठीक है। इंडिया का पहला तितली उद्यान की अगर बात करें तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में है। अभी तक भारत के 6 राज्यों ने राज्य तितली घोषित की है, उसकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं, तो प्लीज आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस किस राज्य ने कौन सी तितली अपनी राज्य की तितली घोषित की है। 26वां, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। इसका मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है, ठीक है। तो आप प्लीज क्विज वगैरह ज्यादा अटेम्प्ट करा करिए, उससे आपकी तैयारी में काफी हेल्प मिलती है। इसका जो बेसिकली नाम है वो है फीकस बेंगालेंसिस, ठीक है, फीकस बेंगालेंसिस इसका नाम है। और अगर बात करें पीपल की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो पीपल का जो वैज्ञानिक नाम है ये है फीकस रिलीजियोसा, रिलीजियोसा। आम का सभी को पता ही है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको बता दिए। 27वां, निम्नलिखित में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अपशालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, वे बहुत अधिक अपशालित मिट्टियां हैं, इनकी उर्वरता कम होती है, इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, ये कुछ भी हम पहले कर चुके थे, चूने की प्रचुर मात्रा इसमें नहीं पाई जाती। अगला 28वां, भारत का प्रथम संरक्षण आगार कहां पर खोला गया था? तो भारत का जो प्रथम
संरक्षण आगार है वो तिरुनेलवेली तमिलनाडु में खोला गया था। तिरुनेलवेली तमिलनाडु, ये काफी अच्छा प्रश्न है, ये हमने किसी भी टेस्ट सीरीज में अभी तक नहीं किया था, तो इसको प्लीज आप अच्छे से याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है? मैंने पूरे अपनी लिस्ट आपको शेयर की हुई है। इसके अलावा एक वीडियो भी हमने बना रखा है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के सारे वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और पक्षी विहार एक ही वीडियो में शेयर किए हैं। 15 से 16 मिनट का वीडियो है, प्लेलिस्ट में आपको वन दरोगा की मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लीजिए। इसके अलावा पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका कहां पर स्थित है? ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ऑप्शन ए। फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है कि फांगपुई ब्लू माउंटेन उद्यान कहां पर है। ये आपके नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम जिले में ये स्थित है, सॉरी मिजोरम राज्य में ये स्थित है, ऑप्शन सी। 31वां, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का क्या उदाहरण है? देखिए मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, जो इकोसिस्टम होता है ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्थलीय, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, एक होता है आपका जलीय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में दो टाइप आपके मिलेंगे, पहला मिलेगा आपको लोटिक और दूसरा मिलेगा लैंटिक। तो देखिए लैंटिक जो होता है ये होता है आपका स्थायी जल, जैसे आपका हो गया तालाब, ठीक है, कोई लेक हो गई जहां पर जल बहता हुआ नहीं होता, उसको बोलते हैं आप लैंटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसमें देख लीजिए कौन सा रुके हुए जल का उदाहरण है, तो तालाब और दलदल। 31वें का एक, तो यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा लोटिक मतलब जो जहां पर पानी बह रहा होता है, जैसे झरने हो गए, नदी हो गई, महासागर हो गए, और लैंटिक मतलब जो स्टैटिक होता है जहां पर पानी बहता नहीं है, रुका हुआ रहता है, जैसे तालाब, झील और दलदल। सोनितपुर मॉडल किस राज्य से संबंधित है? ये बेसिकली मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने से संबंधित एक मॉडल है और ये असम के सोनितपुर से संबंधित है, ऑप्शन डी। वनों के पेड़ों की कटाई किस ढंग से होनी चाहिए? विवेकपूर्ण ढंग से और साइंटिफिक ढंग से। तो ये दोनों ही इसके बिल्कुल ठीक है, 33वें का होगा ऑप्शन सी। संरक्षण व समुदाय आगार के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, सन 2002 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके संरक्षण आगार व समुदाय आगार को जोड़ा गया। इसकी घोषणा राज्य सरकारें करती हैं। भारत में कुल संरक्षण आगारों की संख्या 86 व समुदाय आगारों की संख्या 163 है, मार्च 2020 के अनुसार। या फिर सारे आपके सही हैं, तो इसमें जो उत्तर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही आपके इसमें सही है। इसकी घोषणा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, 35वां देखते हैं, इनमें से कौन वर्षा के जल को स्पंज की भांति चूस लेते हैं? तो सभी को पता है जो हमारे वृक्ष होते हैं ये वर्षा के जल को स्पंज की भांति चूस लेते हैं। 36वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? बहुत ही फेमस है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत जमीन बंजर है? ठीक है, तो हमारे यहाँ टोटल कितने प्रतिशत जमीन बंजर है? लगभग 5% जमीन बंजर है, ऑप्शन सी। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह जी को भारत का जल पुरुष कहा जाता है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। इन्होंने वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इनको भारत का जल पुरुष कहा जाता है। 39वां, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के संदर्भ में विचार करें। ट्रांस हिमालयन बेसिकली जो हमारी ग्रेट हिमालय है या महान हिमालय है, उसके पीछे वाली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको बोला जाता है, इसके बारे में विचार करना है। इन्हें तिब्बती हिमालय या 33 हिमालय भी कहते हैं। यह मूलतः यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। यह अत्यधिक ठंडा व शुष्क क्षेत्र है जहां पर अल्पाइन प्रजाति के वृक्षों व वनस्पतियों की अधिकता है। ये बहुत हाइट पर पाए जाते हैं। इनमें जंगली भेड़, आइबेक्स, हिम लेपर्ड, काली गर्दन वाले हंस, संगमरमर के रंग वाली बिल्ली जैसे जंतुओं की अधिकता है। तो इसमें कौन सा आपका सही है? सारे इसमें बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए हिमालय के दूसरी तरफ है, जो हमारे यहाँ मानसूनी धाराएं आती हैं वो हिमालय को पार नहीं कर पाती, जिसकी वजह से दूसरी तरफ का जो एरिया है, इस तरीके से आपका देखिए भारत का मैप है, यहाँ पर हिमालय है आपका, तो इस तरफ की जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून की धाराएं आती है, ठीक है, ये इसको पार नहीं कर पाती। इसकी वजह से यहाँ पर जो एरिया है ये ड्राई एरिया है या शुष्क एरिया है, जहां पर बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है। 40वां, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दिहिंग पटकाई के बारे में अगर बात करें, यह 2004 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अगला, इसका विस्तार असम में डिब्रूगढ़, तिनसुकिया जिलों में, जहां पर कोयला व तेल के समृद्ध भंडार है। असम में आपको पता होगा डिगबोई, आपने सुना होगा एक नाम।
सी देखते हैं, इसे जयपुर रेन फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह दहिंग नदी व पटकाई पहाड़ी के नाम के सम्मिश्रण से बना है। तो 40वें का क्या होगा? ऑप्शन डी। तीनों बिल्कुल ठीक है। इंडो बर्मा के क्षेत्र में विचार करें। इंडो बर्मा क्षेत्र बेसिकली क्यों फेमस है? ये एक हॉटस्पॉट है, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन वो जैव विविधता बहुत से कारणों से खतरे में भी है। उन क्षेत्रों को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है वे 1988 में दिया गया है। नाम था नॉर्मन मायर्स के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं। भारत में आपको मिलेंगे कहां कहां? वेस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज और सुंडा, जो हमारा लैंड है सुंडा लैंड, ये भारत में हॉटस्पॉट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडो बर्मा की अगर बात करें, जो सुंडा लैंड वाला मैंने आपको बताया, इसको इंडो बर्मा भी बोला जाता है। तो देख लेते हैं। इसका विस्तार माना गया है भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का दक्षिणी भाग, म्यांमार क्षेत्र, दक्षिण चीन का यूनान प्रांत। इनमें लाओस, थाईलैंड, वियतनाम व कंबोडिया क्षेत्र भी सम्मिलित है। यह कपी या प्राइमेट्स प्रजाति की बहुलता है। यहाँ की स्थानिक प्रजाति अदरक है। तो अगर इसकी बात करें, इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ए बी सी डी तीन चारों ही इसमें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। 42वां देखते हैं। निम्न प्रश्नों पर विचार करें। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादन शक्ति वनस्पति को प्राप्त होने वाली ऊष्मा व प्रकाश पर निर्भर है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादन शक्ति पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्षमता पर निर्भर है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादन शक्ति पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्षमता पर निर्भर है। पारिस्थितिकी तंत्र की औसत उत्पादकता ग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष में मापी जाती है। तो इसमें सारे जो स्टेटमेंट आपको दिखेंगे 41 में की अगर मैं बात करूं तो सभी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन जो है आपका वो शैवाल इसमें नहीं है? तो इसमें से क्या आपका शैवाल नहीं है? जो रोडोस्पाइरलम, ठीक है, रोडोस्पाइरलम, ये जो है ये आपका शैवाल नहीं है। पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से त्वचा का रंग किस रंग का हो जाता है? तो अगर आपकी जो ओजोन छिद्र है वो बढ़ेगा तो वहां पर हमारी पृथ्वी पर जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो काफी आती हैं, तो उसके कारण त्वचा का रंग किस रंग का आपका हो जाएगा? लाल रंग, ताम्र रंग, गौर रंग या पीला रंग? तो इसके प्रभाव से ये आपका ताम्र रंग का हो जाता है या कॉपर के कलर का आपका हो जाता है, कॉपर के कलर का। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी कहां पर अवस्थित है? मुदुमलाई आपके तमिलनाडु में स्थित है। हंगुल परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ये कि यहीं से भारत का माना जाता है काफी इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन। तो 1970 में आपकी कंजर्वेशन या प्रोजेक्ट हंगुल हम भारत में लाए थे। 1973 में आता है प्रोजेक्ट टाइगर। 1975 में आपका मिलेगा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके अलावा 1981 में एयर पॉल्यूशन एक्ट आता है। फिर 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है। 1992 में आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है। तो इस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट हैं। इसका भी देखिए पूरा फोटो हमने इंपॉर्टेंट परियोजनाओं का शेयर किया हुआ है। उस फोटो में सारी परियोजनाएं हैं, केवल आप उसको देख लीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो पिन वैली आपके हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन के संदर्भ में विचार करें। यह आंदोलन महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। इसका नारा था जंगल बचाओ मानव बचाओ। इस आंदोलन के मद्देनजर डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी का गठन किया गया था। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्य में है। तो इसमें से क्या स्टेटमेंट सही है? सारे स्टेटमेंट बिल्कुल इसमें सही है। दो कमेटीज देखिए बहुत आप याद रखिएगा, एक तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी है, एक है माधव गडगिल, ठीक है। ये दोनों ही कमेटियां पश्चिमी घाट के या वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन से संबंधित है। इन्होंने वहां की इकोलॉजी को स्टडी किया और वहां पर कैसे कैसे प्रोजेक्ट अलाउ किए जाने चाहिए इसके बारे में इन्होंने बात की। काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था और आलोचना भी इसकी बहुत हुई थी कमिटीज की। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी और माधव गैडगिल कमेटी, इसमें सारे सही हैं। 49वां, मार्च 2020 तक भारत के कुल वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो अगर बात करें मार्च 2020 तक कुल जो संख्या है वो 553 है। इस समय देखिए टोटल संख्या वो है 566। ये मैं आपको बता चुका हूं। सबसे ज्यादा 97 या 96 आई थिंक अंडमान निकोबार में है और दूसरे नंबर पर जो रैंक है वो है महाराष्ट्र की, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में है, या तो 97 है 96 है, आप एक बार देख लीजिएगा। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की रैंक है, इस समय 566 है। एनविस के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का डेटा है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का, गेहूं। इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है।
ठीक है, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है, तो धान, मक्का, गेहूं आपका उपयुक्त है, क्योंकि देखिए क्रॉप साइकिल या फसल चक्र आपके सिलेबस में है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फसल चक्र आवश्यक है किस चीज के लिए? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने हेतु या बनाए रखने हेतु उसको, इसके लिए सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस माना जाता है कि आपको जो क्रॉप है वो सेम क्रॉप या मोनोक्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, यानी आपका जो एक प्लॉट ऑफ लैंड है इसको इसमें आपको साल भर में या 2 साल में आपको सेम फसल नहीं उगानी चाहिए, आपको इसमें अलग अलग तरीके की फसलें उगानी चाहिए, जैसे हमने बात करी धान, मक्का और गेहूं की। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेसिकली, जब आप साइकिल बदलते हो या फसल चक्र अपनाते हो तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है या अपने आप को वो रिस्टोर करने लगती है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करता है? तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं या संरक्षित क्षेत्र होते हैं वो आपके शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं। वन दरोगा किसका सर्वेक्षण करता है? वन वनस्पतियों का, बिल्कुल ठीक। स्थलाकृतियों का, बिल्कुल ठीक। जीवों का, तो उपयुक्त सभी का, यानी ऑप्शन डी। 54वां देखते हैं, वन उपज के तहत किस पादप पेड़ पौधों का उत्पादन नहीं किया जाता? तो वन उपज के तहत बेसिकली आम का उत्पादन इसमें नहीं किया जाता। ये स्पेशली लघु वन उपज सही होना चाहिए था, लघु वन उपज ज्यादा बेहतर रहेगा। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्न में से कौन करता है? ये घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, तो इसका जो प्रबंधन करता है वो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक करता है। ये भी प्रश्न अच्छा है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो इसको भी याद करके चलिएगा। इसके अलावा 56वां देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य से संबंधित धाराएं हैं? ये बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है, अगर धाराओं से प्रश्न बनेगा तो इस तरीके के प्रश्न बनने की उम्मीद है। तो चैप्टर 4 में आपकी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई। पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल फूल मिलते हैं और छाया मिलती है, तो 57 का डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 58वां, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1954 में की गई थी। 59वां, निम्न में से कौन सा विकल्प वन उन्मूलन के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से कौन सा विकल्प इसके लिए उत्तरदायी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए ये प्रश्न पहले भी हमने टेस्ट सीरीज में किया था, वहां पर इसका उत्तर मैंने शायद ए बता दिया था आपको, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी इसमें सारे ही सही हैं। एक छात्र ने मुझे इसके बारे में बताया था, तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैंने उसमें ये कमेंट पिन कर दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये मेरे से वहां पर गलती हो गई थी, मैंने इसका शायद आंसर ए बता दिया था, तो इसका ऑप्शन डी होगा, यानी इसमें सारे उसके प्रभाव हैं। 60, किस आंदोलन का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना था? तो इसमें से किस आंदोलन का ये उद्देश्य था? जो नवधान्य आंदोलन था, ऑप्शन ए इसका ये उद्देश्य था। 61वां, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो हिमालय वनस्पति की जाति कौन नहीं है? देखिए माहोगनी जो है, माहोगनी हो गया, इसके अलावा रोजवुड हो गया, ये आपकी उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं इसकी प्रजाति है, ये बहुत हार्डवुड की श्रेणी में आती है। बाकी जूनिपर, सिल्वर और स्प्रूस ये आपके सारे ही आपको हिमालय प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगी। 62वां, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेज चालित स्वचालित वाहनों की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि या अत्यधिक वनोन्मूलन। तो इसमें क्या क्या इसके कारण है? अगर हम बात करें तो केवल 1, 2 और 4। सौर धधक में वृद्धि इसका कोई ऐसा सीधा कारण नहीं है, तो इसमें ऑप्शन होगा बी। अधिकांश वन प्रबंधन प्रमाणन मानक वन के किन पहलुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करते हैं? तो किसको संबोधित करते हैं? बेसिकली ये आर्थिक या इकोनॉमिक फैक्टर को, सामाजिक या सोशल फैक्टर को और एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 64वां, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है? तो ये हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में या उत्तर पूर्व में देखने के लिए मिलेगा, एक ही दिया है ऑप्शन नागालैंड, तो ये इसका सही उत्तर होगा। 65वां, विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर तापमान। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब आप विषुवत रेखा पर, हमें पता है पूरे साल भर सनलाइट वहां पर पड़ती है, और अगर आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर आपको तापमान हमेशा घटता हुआ ही मिलेगा, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें कभी ओवरहेड नहीं पड़ती। क्षितिज से सूर्य कभी वहां पर स्पेशली 66.5 डिग्री के बाद तो कभी क्षितिज से ऊपर वहां उठ ही नहीं पाता, तो इसीलिए वहां पर 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, तो टेम्परेचर ध्रुवों पर घटता चला जाएगा। किन वनों का स्वामित्व और प्रशासन स्थानीय निकायों के अधीन रहता है? तो कौन से वन होते हैं? जो वाणिज्यिक वन होते हैं या कमर्शियल फॉरेस्ट होते हैं, इसका जो प्रशासन है ये आपका
स्थानीय निकायों या लोकल बॉडीज के पास रहता है। 67वां निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था जो ओशियन होते हैं, समुद्र होते हैं, ये सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। अजैविक अवयव जीवाणु, ये भी गलत। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हरे पौधे ही सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र का एक तरह से बेस है। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था। तो 68वां देखते हैं, तो 67वें का जो ऑप्शन है वो होगा सी। 68वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो चिल्का झील जो है आपकी बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आती। दुधवा उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, बाद में 1987 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। देखिए इसके लिए एक बहुत फेमस सर है बिल्ली अर्जन सिंह, ठीक है, इन्होंने इसमें काफी अहम रोल अदा किया था, तो इनके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इस नेशनल पार्क के कंजर्वेशन में। कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है, मानस आप सभी को पता है असम में स्थित है। तो स्थापना मैंने आपको बता दी 1977 और 1987 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। 1985 में आपकी वियना कन्वेंशन होती है ऑस्ट्रिया की राजधानी में, और 1987-88 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हो जाता है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से संबंधित है। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन स्तर के क्षरण का पता सबसे पहले जो लगाया है वो लगाया गया है फोरमैन के द्वारा। ऑप्शन डी सी, ऑप्शन सी। विश्व में सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है? गंगा और येलो नदी, ऑप्शन बी। 72वां देखते हैं, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है? मैंने आपको बताया था हरियाणा में केवल दो ही आपको फेमस मिलेंगे, एक मिलेगा सुल्तानपुर, ठीक है, एक मिलेगा आपको कलेसर। दोनों याद रखिएगा, दोनों हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा का क्या है? गुड़गांव में ये स्थित है सुल्तानपुर। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उससे सबसे इंपॉर्टेंट गैस निकलती है अमोनिया, NH3। आगे 74वां देखते हैं, सागरीय जल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाशित मंडल 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है, जहां पर प्लैंक्टॉन्स या इसको फाइटोप्लैंक्टॉन्स पूरा बोला जाता है। जैसे आपके जलीय पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे होते हैं, उसी तरह यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, और ये एक तरह से जो समुद्री इकोसिस्टम होता है उसका बेस प्रोड्यूस करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स याद रखिएगा। 200 मीटर से अधिक गहराई वाले सागरीय तल को अप्रकाशित मंडल कहते हैं, इसको अफॉटिक जोन बोलते हैं, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां पर नेक्टन वास करते हैं। सागर तलहटी में रहने वाले जीव बेंथस कहलाते हैं। देखिए बेंथस नाम जो निकला है एक्चुअल में जो आपका ओशियन का फ्लोर होता है, या जो बिल्कुल समुद्र का जो फ्लोर होता है उसको हम बोलते हैं बेंथिक फ्लोर, ठीक है। तो बेंथिक फ्लोर में या बेंथिक तट पर जो पाए जाते हैं जंतु उनको बेंथस बोला जाता है, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो सागर तलहटी में रहने वाले जीव बेंथस कहलाते हैं क्योंकि उस फ्लोर को बेंथिक फ्लोर बोला जाता है। सागर तलहटी में प्लैंक्टन और बेंथस दोनों वास करते हैं। तो देखिए प्लैंक्टन अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, प्लैंक्टन तो यहाँ पर वास कर ही नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको बताया प्लैंक्टन क्या बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, लेकिन 200 मीटर से गहराई पर तो सूर्य की रोशनी आ ही नहीं रही है, क्योंकि आप अगर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ें इसको अप्रकाशित मंडल कहते हैं। तो जब 200 मीटर से नीचे सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं रहा तो वहां पर या फाइटोप्लैंक्टॉन्स के उपस्थित होने की कोई बात ही नहीं बनती। तो ऑप्शन डी तो इसमें सीधे सीधे गलत है, यहाँ पर प्लैंक्टॉन्स नहीं पाए जा सकते क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंचता है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। 75वां देखते हैं, पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति पॉल्यूटियोनेम, ठीक है, पॉल्यूटियोनेम से हुई है, जो एक कौन सा शब्द है? देखिए ग्रीक लैटिन भाषा के शब्द आपने सुने होंगे, तो जो पॉल्यूटियोनेम शब्द है ये बेसिकली एक लैटिन शब्द है, ऑप्शन डी। हॉटस्पॉट के संदर्भ में विचार करें, ऊपर हमने भी बात की थी जब हमने इंडो म्यांमार लैंड की बात की थी। इस शब्द के प्रयोक्ता नॉर्मन आयर्स है, मैंने आपको बता दिया 1988 में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट नॉर्मन आयर्स के द्वारा दिया गया था। आनुपातिक दृष्टि से जहां स्थानीय प्रजातियों या एंडेमिक स्पीशीज की संख्या अधिक होती है वो हॉटस्पॉट स्थल होते हैं, ठीक है। जहां पर 70% प्राथमिक या मूल वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हो, इनके आवासीय क्षेत्रों में विनाश की उच्च दर होती है। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं सारे आपके, माफ कीजिएगा, ए सी और डी, बी और डी, तो डी इसमें बिल्कुल ठीक है, इसमें आपके सारे ही बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी।
क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब ये नहीं है कि वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये भी है कि वहां पर जो जैव विविधता का ह्रास हो रहा है या विनाश हो रहा है वो भी बहुत तेज गति से हो रहा है, इसलिए इनको हॉटस्पॉट की संख्या दी जाती है। 77वां, निम्न में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, विलायक के रूप में प्रयुक्त मैथिल क्लोरोफॉर्म, अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाला हेलॉन 1211 या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से कौन सा ओजोन परत के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये मैथिल क्लोरोफॉर्म है, ये बेसिकली इसमें कोई रोल अदा नहीं करता। नाइट्रस ऑक्साइड तो मैंने आपको बता दिया इसमें ये रोल प्ले करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए तो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूरा इसी के लिए बनाया गया था 1987 में, तो इस पे तो सीधे सीधे ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव में कौन सा रोग हो जाता है, या आपका जो हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो 78वें का सही ऑप्शन होगा अस्थि कैंसर हो सकता है, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर आपको हो सकता है, या टीबी आपको हो सकती है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा 78वें का। 79 देखते हैं, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रजाति को बोला जाता है कीस्टोन स्पीशीज। ठीक है, ये कीस्टोन देखिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसी भी जंगल की प्रजातियां होती हैं। और मैं आपको बता दूं जैसे टाइगर है, मैंने जब आपको टाइगर रिजर्व पढ़ाए थे मैंने आपको उस समय बताया था टाइगर जो होते हैं वो बेसिकली कीस्टोन स्पीशीज होते हैं। ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की कैसी हेल्थ है या उसका स्वास्थ्य कैसा है ये बताते हैं। जितनी अच्छी संख्या वहां पर कीस्टोन स्पीशीज की होगी उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वहां पर प्रे बेस अच्छा है या उस इकोसिस्टम की या पारितंत्र की जो हेल्थ है वो अच्छी है। तो कीस्टोन स्पीशीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। 71% भाग पृथ्वी का ढका हुआ है किससे? जल से। ऑप्शन सी, इसीलिए बोला जाता है जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है हमारे यहाँ वो क्या है? महासागर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 81वां, भारत में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक पाई जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई भारत में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 82वां, भारत का एकमात्र अभयारण्य जो जंगली बिल्लियों की 7 विभिन्न प्रजातियों का घर है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? जो असम का दिहिंग पटकाई सेंचुरी है वो बिल्लियों की 7 अलग अलग प्रजातियों का घर है। ऑप्शन सी। 83वां, निर्वनीकरण का प्रभाव पड़ेगा मृदीय कटाव पर या सॉइल इरोजन पर? बिल्कुल ठीक है। नदी की गाद पर देखिए जब आप पेड़ वगैरह काटेंगे तो अगर बारिश होती है तो वो सारा जो मिट्टी है वो बहकर नदियों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से नदी की वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नदी की जल धारण क्षमता पर जो मैंने आपको बताया नदी की वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगती है, और जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाएं भी काफी देखने के लिए मिलेंगी। या फिर बाढ़ पर देखिए वही आ गया, सब एक दूसरे से लिंक है, तो इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी। 84वां, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है पर्यावरण असंतुलन और उसके प्रभावों का ज्ञान करना। ठीक है। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदना रखना या सेंसिटिव होना, पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी देना। बिल्कुल ठीक। और पारिस्थितिकी प्रणालियों का ज्ञान कराना, तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन आपका डी होगा, माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल ठीक है, यानी सारे इसमें बिल्कुल ठीक है। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भारत में बोला जाता है। ऑप्शन सी। 86वां देखते हैं, सामान्यतः पहाड़ों की ओर बढ़ने पर तापमान, तो ठीक है इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो जब हम पहाड़ों की तरफ आप ऊपर बढ़ोगे तो 165 मीटर जब आप ऊपर जाओगे, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका घटता है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। तो तापमान आपका इसमें घटता है। ऑप्शन सी। कॉप 26 का आयोजन जो 2020 में होना था उसे स्थगित कर दिया गया, और वह आयोजन कहां हो रहा था? मैंने आपको बताया था, कल ही हमने प्रश्न डाला था, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में। 88वां, भारतीय वन्यजीव संस्थान या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां अवस्थित है? ये देहरादून में अवस्थित है। 89वां, भारत में कार्बन टैक्स लगाया गया था। तो भारत में कार्बन टैक्स जुलाई 2010 से लगाया गया है। जुलाई 2010। कार्बन टैक्स बेसिकली क्या होता है? एक निगेटिव टैक्स होता है, जो बहुत पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रही होती हैं, उनके ऊपर ये टैक्स बेसिकली एक तरह से पेनल्टी के रूप में लगाया जाता है, ताकि वो लोग अपने प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें। 90वां देखते हैं, अनुक्रमण में या सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो अनुक्रमण या सक्सेशन में जो क्लाइमेट होता है, लोकल क्लाइमेट आपका, वो सबसे अहम भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी।
पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता वाली विशेषता है, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जिसको आप अमेज़न के वर्षा वन बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। इंडोनेशिया वगैरह में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 92वां देखते हैं, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है? तो मैंने आपको बताया था जो स्मॉल स्केल के होंगे वो इसमें उपयुक्त होंगे, यानी लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, ऑप्शन ए। कथन एक, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल ठीक है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल गलत है। इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ या ह्यूमस की कमी पाई जाती है, क्योंकि ये बसाल्ट लावा से मिलकर बने, से बेसिकली उनके क्षरण से ये बने हैं। ठीक है, जो हमारा पूरा दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार है, वो बसाल्टिक लावा से ही बना हुआ है और उसके क्षरण से बना हुआ है। तो नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की अधिकता उसमें नहीं पाई जाती। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी। 94, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण और सांस्कृतिक। इसमें से कौन सी एक समर्थन सेवा है? तो जो आपका न्यूट्रिएंट साइकिल होता है या पोषण चक्रण होता है, ये आपकी एक समर्थन सेवा होती है। और फसल परागण यानी आपका क्रॉप पॉलिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं 95वां, बांधों के निर्माण के पीछे निर्मित वृहद जल भंडारों में जल संग्रह के होने पर आच्छादित विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है। तो कौन सा भूभाग जलमग्न हो जाता है? वन इसमें जलमग्न हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है? तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, आपका नेशनल हेरिटेज साइट इसमें घोषित की गई है, ऑप्शन ए। 97वां देखते हैं, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्ब प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है आपका कार्बन फुटप्रिंट, ऑप्शन बी। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट। 98वां, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कॉप 21 कहां पर हुआ है? तो कॉप 21 आपका 2015 में पेरिस में आयोजित किया गया था। यहाँ पर आपका बहुत फेमस पेरिस समझौता साइन हुआ है, जिसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान ले लिया है 2020। निम्न में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रचलन, तेल स्वचालित, रिपीट हो गया, देखिए ऊपर भी ये प्रश्न था तो इसको दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है। 100वां देखते हैं, वनों के तहत भूमि बढ़ाने के लिए उठाए गए चरणों में से कौन सी गतिविधियां विपरीत हैं? वनीकरण, स्थानांतरण कृषि, कृषि वानिकी या जल विभाजन विकास। तो इसमें से कौन सी अपोजिट है? तो स्थानांतरण कृषि बेसिकली, या चलवासी कृषि भी इसको बोला जाता है, ये इसमें इसके अपोजिट है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए यही हमारे 100 प्रश्न थे। आई होप आपको ये बुक काफी पसंद आ रही होगी, और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह के लिए और डेली क्विज के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।